नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीके फर्स्ट डिवीज़न यानी कि कितने सवाल हैं? तो टॉप 25 सवाल हैं। और दोस्त ये सिर्फ 25 सवाल नहीं है, बल्कि आपको पूरा व्याख्या सहित जहाँ पर व्याख्या की ज़रूरत है, पूरा का पूरा इसमें कंप्लीट किया गया है। साथ ही साथ ये प्रश्न जो है आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है, 100% एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है, ठीक है ना दोस्त? एक और बात, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, वो एसएससी हो या फिर किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, साथ ही साथ रेलवे हो गया या फिर बिहार दरोगा हो गया या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, सब में आपको ये क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्त? तो हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस एक बार वीडियो को ना ध्यान से देखिएगा पूरे एंड तक, आपको मज़ा ना आ जाए तो फिर बताइएगा, ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम बिना समय गँवाए आज का जो है प्रश्न शुरू करते हैं। वही चीज़ें है कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जितने भी यहाँ पर लगे हुए हैं, सब के सब ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो चलिए हम बिना देरी किए आज का पहला प्रश्न से शुरू करते हैं और बस आपको करना क्या है, ध्यान से वीडियो को देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है? तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। बोल रहा है पहला प्रश्न, ये जो पाली भाषा है, ठीक है ना दोस्त? ध्यान से समझिएगा, पूरा व्याख्या मिलेगा आपको। बोल रहा है कि पाली भाषा का जो ग्रंथ है, कौन-सा ग्रंथ है? मिलिंद-पनह, ठीक है ना? जो मिलिंद-पनह है, राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है, ठीक है ना? यानी कि जो ये मिलिंद-पनह ग्रंथ है, ठीक है ना? और राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु से बातचीत का संवादित है, ठीक है ना? यही पूछ रहा है। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन है नागसेन या फिर ऑप्शन नंबर बी है नागार्जुन या फिर ऑप्शन नंबर सी है नागभट्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी है कुमार रिल भट्ट। अब बताइए इसका सही आंसर क्या है? ठीक है ना? देखिए दोस्त, जितना भी आपका क्वेश्चन बनेगा ना, आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से आप बताइएगा कि आपने सच में कितना ईमानदारी से क्वेश्चन अटेंड किया है, ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागसेन हो जाएगा। अब नागसेन क्या होगा? तो देखिए, ये जो ग्रंथ है ना, ग्रंथ मिलिंद-पनह, इसमें राजा मिनांडर और नागसेन इनके बीच ना वार्तालाप हुआ है, यानी कि संवाद हुआ है, ठीक है ना? और उन्हीं संवाद को ना मिलिंद-पनह बुक में शामिल किया गया है। राजा जो मिनांडर है, वो ना बौद्ध भिक्षु यानी कि नागसेन से सवाल पूछ रहे हैं और नागसेन जो है उसका उत्तर देते रहे। किसके बारे में? तो बौद्ध के बारे में, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है ना? तो उसी को ना ग्रंथ में शामिल किया गया, इनके वार्तालापों को। समझ में आएगा ना? तो इसी की बात कर रहा है कि राजा मिनांडर जो है, किस बौद्ध भिक्षु से संवाद किए हैं? तो नागसेन से संवाद किए, यानी कि नागसेन से वार्तालाप किए। और ये किस ग्रंथ में शामिल किया गया है? तो दोस्त मिलिंद-पनह में शामिल किया गया है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं आपको अगले प्रश्न पे। ध्यान से देखते हुए चलिएगा, बिल्कुल आपका समय नहीं गँवाया जाएगा, 1 टू 1 पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? बोल रहा है कि नीचे दिए गए, ठीक है ना? नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश और सैयद वंश के संस्थापकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? यानी कि ये जितने वंश दिए गए हैं, ठीक है ना? इनके कौन-कौन से संस्थापक हैं, उनके बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है ना? तो चलिए हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है चंद्रदेव, दंतीदुर्ग, सिमुक, खिजखा, ठीक है ना? या फिर ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है चंद्रदेव, सिमुक, दंतीखा, खिजखा या फिर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं वही चीज़ है दंती दुर्ग या फिर सिमुक या फिर खिरजखा या फिर चंद्रदेव। अब आप बताइए या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है वही चीज़। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि प्रश्न जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभवी ही व्यक्ति बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है एग्ज़ामों में बार-बार घूम फिर के आते हैं। और हम आपको शुरुआत में ही बताएँ कि हम आपको 3 तरह से क्वेश्चन कंप्लीट करें, ईज़ी भी करवाएँगे, मॉडरेट भी करवाएँगे और हार्ड भी करवाएँगे, ठीक है ना? मेरा बस यही मानना है कि जो भी हमारे व्यूअर है, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, वो जब एग्जाम हॉल में जाए ना तो कोई भी क्वेश्चन उनके लिए नया ना लगे, ठीक है ना दोस्तों? तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा? तो देखिए ये जो चंद्रदेव है ना, चंद्रदेव ये गढ़वाल वंश के संस्थापक थे, ठीक है ना? बात करते हैं वहीं पे दंती दुर्ग, तो ये जो दंती दुर्ग है ना, ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, ठीक है ना? बात करते हैं वहीं सतवाहन वंश की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सिमुक जो है ना, सिमुक इन्हीं के द्वारा सातवाहन वंश की संस्थापना किया गया था। समझ में आ गया ना? अब लास्ट में जो बात करते हैं सैयद वंश, तो इनका जो संस्थापक थे वो कौन थे? खिजखा थे, ठीक है ना? यानी कि खिज्र खा थे। तो इन्हीं के द्वारा जो है संस्थापक किया गया था। तो चारों के चारों हम आपको सारी चीज़ें यानी कि बता दिए, ठीक है ना? तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको ना आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा।
कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे। क्यों? क्योंकि इसका हम पीडीएफ आपको अवेलेबल कराते हैं बिल्कुल फ्री में। आप आराम से इसको रिवीजन भी कर सकते हैं ताकि कहीं भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है? अगला प्रश्न क्या है, इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। बहुत सारे एग्ज़ामों में आपको देखने को मिला हुआ है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर यानी कि 3 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना? हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। ठीक है ना? आखिर कौन-सा प्रकाश डालता है? ठीक है? इसके क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ है। ठीक है? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए पुरातात्विक खुदाई, या फिर ऑप्शन नंबर बी है ताम्रपत्र लेख, या फिर ऑप्शन नंबर सी है शिलालेख, या फिर ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक ग्रंथ। अब बताइए जो हड़प्पा सभ्यता है वो आखिर किन चीज़ों पर प्रकाश डालता है जिससे हमको मालूम हो कि ये कितनी पुरानी चीज़ है, इस पे क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा हमेशा ये जो पुरातात्विक खुदाई है यहाँ पर हम आपको इमेज के माध्यम से भी लगा दिए हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत है। देखिए, आपको भी मालूम है कि जितनी भी खुदाइयाँ होती है वो कहीं न कहीं पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से ही मालूम चलता है कि ये कब की चीज़ है। ठीक है ना? वो बर्तन हो गया या फिर मूर्तियाँ हो गई या कोई भी चीज़ है। आपको भी मालूम है बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं जिनकी भाषा हमको आज भी नहीं समझ में आती है हम लोगों को। ठीक है ना? तो खुदाई के माध्यम से ना बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मालूम चलता है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है ना? ये किस पे प्रकाश डालता है? तो पुरातात्विक खुदाई पे प्रकाश डालता है। ठीक है ना? तो पुरातात्विक खुदाई से ही ना हम लोग को हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी चीज़ों को मालूम किया गया है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा पुरातात्विक खुदाई। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है ना? तो देखिए अगला प्रश्न क्या है इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है? बोल रहा है चौथा नंबर प्रश्न, ये जो पांड्य राज्य है, ठीक है ना? ये पांड्य राज्य, ठीक है ना? इसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 4 कथन दिया है। इन 4 कथनों में बताना है कि कौन-कौन कथन सही है। पहला कथन क्या है कि ये सुदूर, ठीक है ना? देखिए कलर चेंज कर रहे थे जिससे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है ना? ये बोल रहा है कि ये सुदूर जो है दक्षिण और पूर्वी भाग में अवस्थित है। ठीक है ना? दूसरा बोल रहा है कि इसकी राजधानी जो है महाबलीपुरम थी। ठीक है ना? पांड्य राजा की बात कर रहे हैं, पांड्य राज्य की। ठीक है ना? तीसरा बोल रहा है इसे मोतियों का देश कहा जाता था। और चौथा कथन बोल रहा है कि यहाँ पर समाज जो था ये यानी कि मातृ शासनता था, यानी कि माता का जो शासन था ये बोल रहा है। ठीक है ना? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा-सा मॉडरेट मॉडरेट हो सकता है। आपको नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना मालूम है उतना ही आप बताइएगा, बस ईमानदारी रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो पहला बोल रहा है ना पहला, ये जो था ना ये दक्षिण वाले एरिया में यानी कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में अवस्थित है, यानी कि तमिलनाडु वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? इस वाले एरिया की बातें कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो पहला हमारा सही हो गया, ठीक है ना? दूसरा बोल रहा है कि इसकी राजधानी जो है महाबलीपुरम थी। नहीं दोस्त, इसकी जो राजधानी थी, यह कहाँ पे थी? मदुरई थी। ठीक है ना? इसकी राजधानी महाबलीपुरम नहीं थी बल्कि मदुरई थी। तो दूसरा क्या हुआ? गलत हो गया, ठीक है ना? अब बात करते हैं तीसरा। देखिए, आपको भी मालूम है कि जो पांड्य राजा थे, ठीक है ना? इसको जो है मोतियों का देश बिल्कुल नहीं कहा जाता था। तो ये हमारा बिल्कुल तीसरा सही है। चौथा जो है ये समाज जो था मातृ सत्तात्मक था। नहीं दोस्त, ये जो था समाज जो था ना ये पितृसत्तात्मक था। क्या था? पितृसत्तात्मक था। ठीक है ना? क्योंकि देखिए वहाँ पर जो था उस टाइम जो है आपको महिलाओं को उतना भी अधिकार नहीं दिया गया था जो कि पुरुषों को बराबरी कर सके। ठीक है ना? दिया गया था लेकिन उतना अधिकार नहीं दिया गया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 1 और 3 हो जाएगा। इसको आप ज़रूर ध्यान से रखिएगा। ठीक है ना? बिल्कुल आपको समझा कर बताया जाएगा। इसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है ना दोस्त? अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप आराम से अपनी राय ज़रूर रखिएगा। ठीक है ना? तो ये रहा देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे यानी कि 5वें नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है ये जो मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? कौन? मेटरनिख ने। ठीक है ना? तो देखिए ऑप्शन पर चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन बोनापार्ट को बोला था खतरनाक दुश्मन, या फिर ऑप्शन नंबर बी है जूसेफी मेस्सीनी को बोला था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मुसोलिनी को बोला था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गैरिबाल्टी को बोला था। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। जब प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा तभी आप जाके बेहतरीन ढंग से आंसर दे पाइएगा। ठीक है ना? तो देखिए ये बोल रहा है कि मैट्रिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। तो देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जोसेफी मेसिनी को। देखिए ये जोसेफी मेसिनी ना है, इसे जो मैट्रिक ने ना हमारी सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन बनाया था। क्यों?
तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो जोसेफी मैसीनी थे, ये इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे, ठीक है ना? और ये वहाँ का एक क्रांतिकारी नेता भी थे, साथ ही साथ पत्रकार भी थे, ठीक है ना? और जो है, एक जो है राष्ट्रवादी नेता भी थे, समझ में आ गया ना? और इनको जो है ना, इटली में जो है ना, स्पंदी यानी कि स्पंदी हृदय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? स्पंदी हृदय के नाम से भी जाना जाता है, समझ में आ गया ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेनली आप याद रखिएगा, ज़्यादा इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन आपको मेनली याद रखिएगा कि जोसेफी मैसीनी को ना हमारे सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन बताया है। और किसने बताया है? तो मैट नीक ने बताया, यानी कि मैटरनिख ने बताया है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमें उम्मीद है कि आपको सारा का सारा प्रश्न समझ में आता होगा बिना किसी देरी के। ठीक है दोस्त? अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि 6 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने, ठीक है ना, औरंगजेब के पुत्र कौन अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए शिवाजी ने दिया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है राजा राम ने दिया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है संभाजी ने दिया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है साहू ने दिया था। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? आपने तो बहुत सारे लोगों ने छावा मूवी तो देखा ही होगा, है कि नहीं? छावा मूवी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे-ऐसे मूवी को एक बार ज़रूर देख लिया जाता है समय निकाल के, ठीक है ना? अगर कभी पढ़ाई हो अच्छा से, संडे को हो गया या फिर ऐसा कभी टाइम मिले, तो ऐसे मूवी से बहुत कुछ मिलती है आपको, है कि नहीं? क्योंकि ये इतिहास से संबंधित मूवी है, ठीक है ना दोस्त? अब देखिए, ये जो है औरंगज़ेब का जो पुत्र है, ठीक है ना? उसको जो क्या बोला जाता है, यानी अकबर को उसके द्वितीय अकबर भी बोला जाता है इनको, ठीक है ना? तो आखिर किसने अपना शरण दिया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी संभाजी ने, ठीक है ना? ये जो संभाजी थे, ठीक है ना? इन्होंने जो है औरंगज़ेब के पुत्र यानी कि अकबर द्वितीय को जो है अपने दरबार में शरण दिए थे। और आपको मालूम होना चाहिए उसके बाद औरंगज़ेब ने एक युद्ध किया था और संभाजी को बहुत खराब तरीके से, मतलब काफ़ी, मतलब दर्दनाक मौत दिए थे, ठीक है ना? तो इसीलिए जो है इसको हम बोलते हैं, इस मूवी में बहुत सारी चीज़ें दिखाया गया है, ठीक है ना? तो ऐसी चीज़ों को कभी वक़्त मिले तो देख लिया जाता है, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है, लेकिन वक़्त मिले तो देख लिया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? संभाजी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है? अगला जो प्रश्न क्या है इसको ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 7वां नंबर कि महिचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? ये जो महिचंद्र एवं चंद्रदेव थे, वो किस वंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर ए है गढ़वाल से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बड़ियाल से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है चौहान से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मराठा से। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए, ये तो आप एक बात जान लीजिए, ये महेंद्र और चंद्रदेव जो थे, ये गढ़वाल से संबंधित है। ठीक है ना? इसको आप ज़रूर याद रखिए। हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से लगा दिए हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक है ना? तो देखिए, ये महेंद्र इसको बोला जाता है, महितल भी बोला जाता है, और चंद्रदेव जो कि गढ़वाल वंश से संबंधित है। ठीक है ना? जो कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर शासन करने वाले एक शक्तिशाली राजपूत राजवंश था। इसको आप याद रखिएगा। कौन-सा था? शक्तिशाली राजपूत वंश था, ठीक है ना? तो ये जो है आपको मेनली याद रखना है। ऐसे जो एग्ज़ामों में आपको बार-बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे, ठीक है? अगला जो सवाल है यानी कि 8 नंबर सवाल है। बोल रहा है कि मुगल जो है, मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का जो संबंध था वो किससे था? ठीक है ना? देखिए, जहाँ पर आपको व्याख्या की ज़रूरत होगा ना, वहाँ पर आपको बिल्कुल लगा भी देंगे और आपको बता भी देंगे पूरे कहानी के माध्यम से, ठीक है ना? जहाँ पर नहीं ज़रूरत होगा वहाँ पर आपको खुद ही बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्त? क्योंकि ये जो है आपको जीके फर्स्ट डिवीज़न है, तो जितना ज़रूरत हो सकता है उतना हम आपको व्याख्या ज़रूर करते चलेंगे, ठीक है? अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं। बोल रहा है कि मुगल जो प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर जो दीवानी का संबंध था वो आखिर किससे था? ठीक है ना? ऑप्शन पे क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्व शासन से था, यानी कि राजस्व प्रशासन से था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आपराधिक न्याय प्रणाली से था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कानून और व्यवस्था का प्रशासन से था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपराधिक न्याय शास्त्र और जेल प्रशासन से था। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? तो आपको मालूम है आपराधिक न्याय प्रणाली जो होता है, ये तो आपको जुडिशरी से संबंधित है, ठीक है ना? यानी कि ये न्यायपालिका से संबंधित है। कानून और व्यवस्था जो है ये भी आपको मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है कि नहीं? आपराधिक न्याय और जेल प्रशासन, ठीक है ना? ये भी आपको पुलिस से संबंधित है। लेकिन मेनली आपको क्या बात कर रहा है? दीवानी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो दीवानी का जो संबंध होता है, हमेशा आपको रेवेन्यू से होता है, यानी कि राजस्व प्रशासन से संबंधित होता है कि नहीं? और मुगल प्रांतीय प्रशासन में जो है ना, ये भी जो दीवानी का संबंध है वो किससे था? राजस्व प्रशासन से था। ठीक है ना दोस्त, समझ गए ना? तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या है, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? अगला जो प्रश्न है ये 9 नंबर है।
बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आयोग है जो ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किए गए थे, ठीक है ना? जब अकाल पड़ा था उसके बाद से बहुत सारे आयोग को गठित किया गया था, उसमें से कौन-कौन आयोग जो था वो अकाल से संबंधित है। अब कथन पे चलते हैं तो पहला है स्ट्रेची आयोग, दूसरा है लॉयल आयोग और तीसरा है मैकडॉनल्ड आयोग। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए आप कमेंट बॉक्स में ना अपना राय ज़रूर रखते जाइएगा, ठीक है ना? किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, ठीक है ना? आप बताइएगा कि जो भी आपको वीडियो से संबंधित हो, चैनल से संबंधित हो गया, ठीक है ना? आप बताते रहिएगा। एक और बात कि जो भी विद्यार्थी बिहार स्पेशल का, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हम जो है आपको पूरे 2000 का जो प्रश्नों का है ना सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है ना? आप हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट को ना ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए, ठीक है ना? तो इससे प्लेलिस्ट को विज़िट करने के बाद आपको खुद मालूम चल जाएगा कि आपको कितना बेहतरीन क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना? अब हम अपने चलते हैं प्रश्न पे। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि 1, 2 और 3 ये जो तीनों है ना तीनों, ये तीनों के तीनों अकाल आयोग यानी कि अकाल जो गठित हुआ था, अकाल आयोग उसी से ये तीनों के तीनों संबंधित थे, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। जैसे में यहाँ पर वही चीज़ें लगाया गया है, स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग और मैकडॉनल्ड आयोग, ये तीनों जो ना ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे। समझ में आ गया ना? तो ये तीनों के तीनों याद रखिए, कभी-कभी अलग-अलग करके पूछ देता है, हमने तीनों इसमें एक बार में कंप्लीट करा दिए, ठीक है ना? और कभी-कभी तीनों एक साथ पूछ लेता है, जिस तरीके से आपके सामने प्रश्न है, ठीक है? तो ये तीनों के तीनों जो है ना अकाल से सुझाव से संबंधित है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो बोल रहा है 10वां नंबर, ये बहुजन समाज के जो संस्थापक थे वो आखिर कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए मुकुंद राव पटेल या फिर ऑप्शन नंबर बी है बी आर अम्बेडकर या फिर ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिबा फुले या फिर ऑप्शन नंबर डी है एम जी रनडे। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि देखिए ये जो थे आपको काफ़ी बार प्रश्न एग्जामों में देखने को मिला हुआ है। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो याद रखिएगा ये बहुजन समाज के जो संस्थापक थे, ठीक है ना? ये कौन थे? मुकुंद राव पटेल थे। ठीक है ना? कौन थे? मुकुंद राव पटेल थे। और इसकी जो स्थापना हुआ तो आखिर क्यों हुआ था? तो देखिए मुकुंद राव पटेल ना जिन्होंने 1910 में ना महाराष्ट्र के सतारा में ज्योतिबाई फुले के विचारों से ना प्रेरित होकर इस संस्था की स्थापना किए थे। समझ में आएगा ना? किनसे प्रेरित हुए थे? तो ज्योतिबाई फुले से प्रेरित हुए थे, जो कि आपको इमेज और आपको डिटेल्स के माध्यम से भी बता दे रहे हैं, ठीक है ना? कब हुआ था इसका स्थापना? तो 1910 में महाराष्ट्र के सतारा में ज्योतिबाई फुले के विचारों से प्रेरित होकर इस संस्था की स्थापना किए थे। कौन किए थे? मुकुंद राव पटेल ने इस संस्था की स्थापना किए थे, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना दोस्त? और समझ में आ गया होगा तो दोस्त एक वीडियो को ना लाइक ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है ना? क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से इस वीडियो को लाते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट बन के और जल्द से जल्द अपने जीवन में बेहतर कीजिए, है कि नहीं? अब हम चलते हैं अपने 11 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है बॉयज़ एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है दरभंगा में या फिर ऑप्शन नंबर बी है पटना में या फिर ऑप्शन नंबर सी है भागलपुर में या फिर ऑप्शन नंबर डी है मुज़फ्फरपुर में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम अब आंसर पे चलते हैं। तो देखिए ये बॉयज़ एसोसिएशन का जो गठन है ना, ये बिहार के दरभंगा जिला में गठन किया गया था। समझ में आ गया ना? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त? अब हम चलते हैं थोड़ा-सा और भी इसको डिटेल्स में समझें। देखिए 3 मार्च 1899 को याद रखिएगा 3 मार्च 1899 को कौन सूर्यदेव नारायण द्वारा ठीक है ना किया गया था। कौन-सा किया गया था? बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। ठीक है ना? यानी गठन किया गया था। कब किया गया था? 3 मार्च 1899 को। ठीक है? किनके द्वारा? तो याद रखिएगा सूर्यदेव नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है ना? जिसका मेनली उद्देश्य क्या था कि जो भी युवाओं में राष्ट्रवाद और स्वदेशी आंदोलन की भावना को जगाना था। ठीक है ना? जितने भी युवा थे ना, उनको राष्ट्रवाद के रूप में स्वदेशी आंदोलन के भावना को मन में जगाना था कि भाई अपने राष्ट्रवाद के प्रति आप जागरूक होइए। ठीक है ना? तो बॉयज़ एसोसिएशन का गठन जो है दरभंगा में हुआ था। ये ज़रूर याद रखिएगा और आपको डिटेल से भी बता दिए। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 12 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार कौमी सेवक दल का जो है गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार जो कौमिक दल है ना,
उसका गठन जो है आखिर किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है 1819 में किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1921 में किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1930 में किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1942 में किया गया था। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? देखिए, हम कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करेंगे। आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चनों को सही तरीके से आंसर दिया है। ठीक है ना? तो आप बताइएगा, तभी मालूम चलेगा कि हाँ, आपने कितनी ईमानदारी से पढ़ाई की है। ठीक है ना दोस्त? अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1921 में। ये देखिए, ये बिहार कम्युनिस्ट सेवक जो दल है ना, इसका जो गठन है वो कब किया गया था? 1921 में किया गया था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं, थोड़ा-सा और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना? देखिए, ये जो बिहार कम्युनिस्ट सेवक दल का जो दूसरा नाम क्या है? जिसे बिहार राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल भी कहते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? बिहार राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल भी कहते हैं, ठीक है ना? इसका जो गठन है 1921 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था, ठीक है ना? ये बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया था, ठीक है ना? जिसका उद्देश्य क्या था दोस्त? अहिंसक तरीकों से, यानी कि बिना किसी हिंसा के ब्रिटिश शासन का विरोध करना है और लोगों के शोषण का भी विरोध करना है। लेकिन किस हिसाब से? तो अहिंसा तरीका से, यानी कि गांधी जी के रास्तों पे चलते हुए आगे बढ़ना है। समझ में आ गया ना? तो यानी कि अहिंसक तरीके से ये चीज़ें करना है। तो मेनली जो उद्देश्य था ना, बिहार कॉमिक सेवा का दल का यही था। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 13 नंबर प्रश्न पे। इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मॉरविस की उपाधि प्रदान की गया था? ठीक है ना? किस गवर्नर जनरल को मॉरविस की उपाधि प्रदान किया गया था? ठीक है ना? ऑप्शन पर चलते हैं दोस्त। तो ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कर्जन को, या फिर ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड मेयो को, या फिर ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड वेलेस्ली को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? क्योंकि क्वेश्चन जो है ये बार-बार एग्ज़ाम में देखने को मिला हुआ है, ठीक है? तो इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली को। ठीक है ना? देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली जो है, इनको जो है मतलब गवर्नर जनरल को मॉरविस की उपाधि प्रदान किया गया था। ठीक है ना? और इसको और चीज़ें बता देना चाहते हैं इसके बारे में, ताकि आप ध्यान से समझ लीजिएगा। लेकिन मेनली आप याद रखिए कि मॉरविस की उपाधि जो किसको दिया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली को दिया गया था। अब देखिए, ये कब दिया गया था? तो देखिए, उन्हें ये जो सम्मान था ना, 1799 में ना, चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध। अब चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध में क्या होता, ये जो टीपू सुल्तान थे ना, टीपू सुल्तान, उनको जो है ना ये हरा दिए थे। ठीक है ना? बुरी तरीके से हरा दिए थे, यानी कि उनको जो निर्णायक जीत हासिल हुआ था। किनको? ये लॉर्ड वेलेस्ली को निर्णायक जीत हुआ था। ठीक है ना? और उसके बाद जो है उनको ये जो है मतलब मार्विस की उपाधि दिया गया था। इसको आप ज़रूर याद रखिए। कौन था? चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध के बाद ही इसको दिया गया था। अब देखिए, ये जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, ये 1798 से 1805 तक रहे थे। कहाँ पे? भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इसको आप याद रखिए। कब-कब? 1798 से, ठीक है ना? 1798 से 1805 तक, 1805 तक। ठीक है ना दोस्त? अब देखिए, उसके बाद जो है ये सहायक संधि प्रणाली के विस्तार के लिए विशेष रूप से जाना जाते हैं। ठीक है ना? एक बार में आपको सॉल्यूशन का मतलब 4 से 5 क्वेश्चन जो है कवर होता है। ठीक है ना? और यही वजह है कि हमको पूरा व्याख्या सहित भी सारी चीज़ें कवर करवा देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, जितना भी हम सॉल्यूशन बताते हैं ना, उसको बस आपको ध्यान से देखना है। वीडियो तो ध्यान से देखना ही है, साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन भी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तभी आपको चीज़ों मालूम बेहतरीन तरीके से पड़ेगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि जो लॉर्ड लिटन है, उनके समय का जो प्रमुख कार्य है, वो कौन-सा नहीं है? ठीक है ना? ये नहीं बोल रहा है, याद रखिएगा। जब भी नहीं बोले, ऐसे गोला लगा दीजिएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन पे कि लॉर्ड लिटन के समय में आखिर कौन-सा कार्य है जो वो नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर ए, सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिए थे, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि अकाल आयोग का गठन भी, ये भी सही है, ये भी किए थे। और तीसरा बोल रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इनके द्वारा भी प्रमुख कार्य भी किया गया था। यानी कि तीनों के तीनों तक कर ही दिया गया था। लेकिन पूछा है नहीं किया गया था, तो याद रखिएगा ये जो सती प्रथा है ना, सती प्रथा, ये इनके द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? तो विलियम बेटी के द्वारा हुआ था। ठीक है ना? विलियम बेटी के द्वारा हुआ था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? तो चलिए अब इसको और भी डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो है किनके द्वारा हुआ था? तो इसको आप याद रखिए, ये जो सती प्रथा का अंत जो है, ये लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था।
और किनके सहयोग से हुआ था? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था, ठीक है ना? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा ही जो है सती प्रथा का अंत हुआ था और कौन किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया था। लेकिन लॉर्ड लिटन का जो 3 काम है उसमें ये शामिल है कि सिविल सेवा परीक्षा की आयु जो है 21 वर्ष घटाकर 19 करना था। बी जो बोल रहा है अकाल आयोग का गठन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था और तीसरा बोल रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इन्हीं के द्वारा हुआ था, ठीक है ना? तो ये जो है हमारा सती प्रथा का जो अंत था ये इनके द्वारा नहीं किया गया था, ये इनका प्रमुख कार्य नहीं था, ठीक है ना दोस्त? तो इसको आप ज़रूर ध्यान से समझिएगा। हम आपको डिटेल्स में बता दिए, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है ये 15 नंबर सवाल है, ठीक है ना? देखिए ये बोल रहा है गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? ठीक है ना? गांधी जो इरविन समझौता था आखिर किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी इरविन समझौता को क्या बोला जाता है? दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता भी बोला जाता है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? ये छोटी-सी चीज़ें भी आपको बहुत सारे एग्ज़ामों में पीछे फेंक देती है, तो ये छोटी-सी चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब बोल रहा है ऑप्शन पर चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन या फिर ऑप्शन नंबर बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर ऑप्शन नंबर सी है भारत छोड़ो आंदोलन या फिर ऑप्शन नंबर डी है दांडी आंदोलन यात्रा। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये गांधी इरविन जो समझौता है वो किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया गया था। ठीक है ना? अब देखिए इसमें क्या था? तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स भी बता दिए हैं, इसको आप समझिए। बोल रहा है गांधी इरविन समझौता, ठीक है ना? ये कब हुआ था? 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रोकने या स्थगित करने का प्रावधान था। ठीक है ना? जिसके बदले में ना ब्रिटिश सरकार ने कई रियायतें दी। जैसे राजनीतिक कैदियों को यानी कि जो भी राजनीतिक कैदी है, ठीक है? उनको छोड़ने के लिए भी बोला गया था। साथ ही साथ जो नमक आंदोलन जो था, उसको कानून में ढील भी देने के लिए बोला गया था। ठीक है ना? लेकिन देखिए एक कोष्ठ में चीज़ डाला गया है, हिंसा में शामिल लोगों को छोड़कर। यानी जैसे भगत सिंह हो गए, ठीक है ना? उनको छोड़कर जो हिंसा नहीं किए हैं, उनको छोड़कर सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है ना? इसके मतलब कहने का मतलब यही हुआ है। ठीक है ना? तो हमारा मेनली क्वेश्चन जो है यही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए गांधी इरविन समझौते को किया गया था। समझ में आ गया ना? इसको जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो 16 नंबर प्रश्न है। इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है ना? एवं सही कथन को पहचानें। ठीक है? अब चलते हैं पहला कथन क्या है? बोल रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रि परिषद परिषद में विश्वास की कमी को व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। ठीक है? चलिए दूसरा कथन क्या है? विश्वास जो प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए। और तीसरा बोल रहा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों को द्वारा शामिल होता है। ठीक है ना? यानी बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। अब आपको ये बताना है। ठीक है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा-सा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन जो भी बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई किए होंगे, उस वो ज़रूर इसको हल करके जाएँगे। ठीक है ना? और हम जो लाते हैं आपको बिल्कुल 100% जो है ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी क्वेश्चन लाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी ला दें, ठीक है ना? हमको बस आपको बेहतरीन तरीके से आगे वो रिज़ल्ट में शामिल क्वेश्चन होए इसके लिए मेनली आपको तैयार करना है कि नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल 1 और 3। देखिए 1 और 3 कैसा होगा इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिए। बोल रहा है ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ठीक है ना? इसमें जो मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव होता है, ये भी बात सही है, ठीक है ना? और दूसरा जो बोल रहा है सॉरी तीसरा जो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधान को भी शामिल द्वारा शासित होता है, ये भी सही होता है। लेकिन बात करते हैं दूसरा नंबर देखिए, इसमें मेनली क्या बात है, ये जो 50% है ना सदस्यों की मज़दूरी, ये मेनली 50% सदस्य की मजदूरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि 50 लोगों की मजदूरी होनी चाहिए, मजूरी होनी चाहिए। समझ में आ गया ना? तो जब 50 लोगों की मजूरी मिल जाएगी, तब जाके कोई भी जो है प्रस्ताव जो है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये मेनली इसके कहने का मतलब है। ठीक है ना? कम से कम जो है 50% 50 लोगों की मजूरी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो मेनली आपको इतना नहीं सोचना है, आपको मेनली ये याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 3 हमारा सही होगा और दूसरा नंबर गलत होगा। ठीक है ना? ये थोड़ा-सा ध्यान से समझ जाइएगा। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर यही चीज़ें लगा दिया गया है। बोल रहा है कि क्योंकि
अविश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी को दर्शाता है। समझ में आ गया ना? और यह जो है ना, यह लोकसभा की प्रक्रिया यानी कि नियमों यानी कि रूल्स जो है 198 द्वारा शासित होता है, जबकि इसे लाने के लिए ना 50 सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत होती है, ना कि 50%। इसीलिए जो है कथन 2 जो है गलत है, जो कि हम आपको बताए हैं कि 50 सदस्यों की मंजूरी की ज़रूरत है, 50% की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। ये थोड़ा-सा क्वेश्चन जो था थोड़ा-सा हार्ड था, इसीलिए सोचा समझाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने 17 नंबर सवाल पे। 17 नंबर सवाल बोल रहा है, ठीक है ना? बोल रहा है कि किस स्थिति में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है वो जारी किया जाता है, ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं, संपत्ति की हानि होती है तब किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कर वापसी के लिए किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के लिए किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्रता का उल्लंघन के लिए किया जाता है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोषपूर्ण जो पुलिस है उसके नज़रबंदी के लिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रिट जाहिर किए जाते हैं, ठीक है ना? इसको जो है आपको हेवियस कॉर्पस भी बोला जाता है, इसको आप याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो हेवियस कॉर्पस के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना? तो देखिए इसको और भी आपको बेहतरीन ढंग से समझ लीजिए। देखिए, किसी भी तरह की अवैध हिरासत, ठीक है ना? देखिए बहुत सारे पुलिस जो है आपको हिरासत ले लेते हैं ना, हिरासत में ले लेते हैं, ठीक है ना? तो उसी की ये बातें कर रहा है कि किसी भी तरह का ना अवैध हिरासत के खिलाफ जारी की जाती है, ठीक है ना? जिसका उद्देश्य क्या होता है? यह सुनिश्चित करना है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति, ठीक है ना? को अदालत के सामने पेश किया जाए, ठीक है ना? और उसकी हिरासत की वैधता जाँच यानी कि वैलिड जाँच किया जाए ताकि व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का उल्लंघन ना हो। इसी के लिए जो है ना बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है। समझ में आ गया ना? कोई भी व्यक्ति जो है हिरासत में आ जाता है तो उसको आपको मालूम है कि 24 घंटे के अंदर जो है आपको न्यायालय में पेश किया जाता है ना? और उसके बाद उसको वैलिड रीज़न बताया जाता है कि भाई आखिर इसको आपने क्यों पकड़ा है? ठीक है ना? तो उसी की ये बात की है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपना अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, ठीक है? बोल रहा है कि भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का जो अधिकार है, वो कैसा अधिकार है? जैसे भारत में कोई चुनाव लड़ रहा है या फिर कोई वोट देने जा रहा है, उसका अधिकार कैसा अधिकार है? अब ऑप्शन पे चलते हैं, विधिक अधिकार है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मूल अधिकार है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है संवैधानिक अधिकार है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नैसर्गिक अधिकार है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए याद रखिएगा कि भारत का कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचित होने एवं मताधिकार के लिए अधिकार प्राप्त हो, वो हमेशा के लिए आपको संवैधानिक अधिकार में आता है, ठीक है ना? यानी कि भारत में जो है आपको निर्वाचन करना हो यानी कि वोट वोट देना हो या फिर आपको चुनाव लड़ना हो, ये दोनों को दोनों जो है हमारा संवैधानिक अधिकार में आता है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल घुमा-फिरा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना दोस्त? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने 19 नंबर प्रश्न पे। 19वां जो प्रश्न है ये बोल रहा है योजना के, ठीक है ना? देखिए, बहुत सारी ऐसी सूचियाँ होती है, कुछ चीज़ें आती है जो राज्य सूची में आती है और कुछ चीज़ें होती है जो संघ सूची में आती है और कुछ चीज़ें होती है वो समवर्ती में आती है और सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो अपशिष्ट सूची में आती है। तो उसी की बात कर रहा है, ये जो योजना है ना आखिर वो किस सूची का विषय है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए संघ का है, या फिर बी है राज्य सूची का है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है समवर्ती का है, या फिर आपको ऑप्शन नंबर डी है अपशिष्ट सूची के। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए याद होना चाहिए आपको, ये जो योजना है ना योजना, आपको जो है समवर्ती सूची में आता है। यानी कि राज्य भी कोई योजना बना सकता है और आपको केंद्र भी योजना बना सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि समवर्ती सूची में आ जाता है। और समवर्ती सूची में वो चीज़ आती है जो राज्य भी कर सकता है और केंद्र भी कर सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम थोड़ा-सा और भी डिटेल्स में समझ लेते हैं। देखिए, ये बोल रहा है योजना एक जो विशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक नियोजन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है ना? जिसका अर्थ क्या होता है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन विवाद होने पर ना केंद्र का कानून मान्य होता है। अगर मानते हैं केंद्र में और राज्य में विवाद हो जाए, तो केंद्र का ही मान्य होगा, ठीक है ना? और ये भारतीय संविधान के ना 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, यानी कि 7 शेड्यूल में शामिल किया गया है। यह विषय जो है कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समझ में आ गया ना? कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये सब चीज़ें ना बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? कहाँ से कौन चीज़ें लिया गया है, ये बार-बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे।
अगला जो प्रश्न क्या है वो 20 नंबर सवाल है। बोल रहा है कि भारत की जो समेकित निधि है, उसके व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है? व्यय माने खर्च होता है, ठीक है ना? यानी कि भारत में जो भी खर्च किया जाता है समेकित निधि के द्वारा, जो ये खर्च किए जाते हैं, उसकी आखिर अनुमोदन किसके द्वारा लिया जाता है? कि भाई मुझे अनुमोदन करना है कि भाई मतलब इस चीज़ों में खर्च करना है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए है संसद के द्वारा लिया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा अध्यक्ष के लिए दिया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो बिना समय गवाए ऑप्शन नंबर है हमारा संसद के द्वारा, यानी कि संसदीय अनुमोदन किया जाता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए थोड़ा-सा और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, बोल रहा है कि संसदीय अनुमोदन जो है समेकित निधि से धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी अनिवार्य है, जिसके लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो भी है भारत के जितने भी समेकित निधि होते हैं, अगर उनको खर्च किया जाता है, तो किनके अनुमोदन की ज़रूरत होती है? तो संसद के अनुमोदन की ज़रूरत होती है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जो है लोक सेवा आयोग को व्यय यानी कि खर्चों से संबंधित है? अब हम आपको मालूम है वो स्टेट पीसीएस हो गया, या फिर जो है केंद्र वाला यानी कि यूपीएससी हो गया, या फिर आपको किसी प्रकार का स्टेट पीसीएस हो गया। ठीक है ना? उसी की ये बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो 322 आर्टिकल नंबर 322 जो है, ठीक है ना? ये जो है आपको लोक सेवा आयोग के खर्चों से संबंधित है। ठीक है ना? यानी कि आर्टिकल नंबर 322 इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें आता है इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, भारतीय संविधान, ठीक है ना? यानी कि भारतीय संविधान जो है 1 मिनट, हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 322 जो है लोकसभा आयोग यानी कि संघ हो गया और राज्य हो गया, उसके खर्चों से संबंधित है, यानी कि व्यय से संबंधित है, ठीक है ना? जिसके जो है अनुसार आयोग के सदस्यों, कर्मचारियों को वेतन, भत्ते और पेंशन भारत या राज्यों की संचित निधि पर भारत यानी कि चार्जेड होंगे, यानी कि भारतीय जो है चार्जेड होंगे। वहीं जो आपको जितने भी कर्मचारी हो गए स्टेट का या फिर यूपीएससी के, वो सब का सब का खर्चा जो है आपको भारतीय निधि के द्वारा उठाया जाता है। ये तो आपको मालूम है कि नहीं? जिस पर संसद या विधानमंडल की वोटिंग के अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना? अब ये सुनिश्चित करना है कि निकाय स्वतंत्र रहे, ठीक है ना? देखिए, स्टेट पीसीएस हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, ठीक है ना? ये दोनों के कर्मचारी जितने भी हैं, उनको जो है हमारे जो है भारतीय संविधान में जो है ना, जितने भी आयोग हैं, आयोगों के द्वारा उन्हीं से द्वारा खर्च किया जाता है। ये आर्टिकल नंबर कितने में है? तो आर्टिकल नंबर 322 में, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो बोल रहा है 22 नंबर, ठीक है ना? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा जो है कृषि सिद्धांतों का सही क्रम है, ठीक है ना? कृषि सिद्धांतों पद्धतियों का सही क्रम पूछ रहा है, ठीक है ना? अब ऑप्शन नंबर है मिट्टी तैयार करना, सिंचाई करना, बुआई करना या फिर कटाई करना। देखिए, आपको खुद मालूम होगा जब आप खेतों में काम करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? तो पहले आप क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं, ठीक है ना? यानी कि आप क्या करते हैं पहले जो है आप जो है गाड़ियों से जो है पहले मिट्टी को जो है तैयार करते हैं, ठीक है ना? उसके बाद जो है क्या करते हैं, बुआई करते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद जो है आप सिंचाई करते हैं ताकि थोड़ा उपजाऊ हो जाए, और उसके बाद जो है आप कटाई कर देते हैं, ठीक है ना? तो मेनली जो क्या है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? आप खुद देखे होंगे ट्रैक्टर से पहले जो है जुताई किया जाता है ताकि खेती जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाए। उसके बाद उसमें जो भी बोना होता है बुआ दिया जाता है, और उसके बाद जो उसको सिंचाई किया जाता है, तब फसल तैयार हो जाता है। उसके बाद से आपको काट दिया जाता है। तो यही पूछ रहे हैं कि किसी का जो पद्धति है, उसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो पहले मिट्टी तैयार होना, उसके बाद से बुआई होना, उसके बाद सिंचाई होना, उसके बाद जाके कटाई किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 23 नंबर प्रश्न पे, और ये 23 नंबर जो है, ये रिफाइनरी से संबंधित है। ठीक है ना? यानी कि जो ऑयल है, ठीक है ना? ऑयल से रिफाइनरी है, क्रूड ऑयल जो है उसके बाद रिफाइन किया है तो उससे संबंधित है। बोल रहा है कि तातीपाका जो तेल रिफाइनरी है वो कहाँ पर स्थित है? तातीपाका जो तेल रिफाइनरी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु में है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है गुजरात में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र में है। आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको कंप्लीट करा दिया। ठीक है ना? तो देखिए ये जो तातीपाका तेल रिफाइनरी है ना,
ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना? यानी कि दक्षिण भारत में, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? यानी कि अब इसका काम क्या है और कौन-सा इसका संचालन करता है? तो देखिए, ये रिफाइनरी आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में, ठीक है ना? जो कि अभी के टाइम में ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोबिसीमा के जिले में स्थित है, ठीक है ना? और इसका जो संचालन है दोस्तों, ओएनसीएल यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है, ठीक है ना? तो मेनली आप याद रखिएगा, ये जो तातीपाका तेल है ना, यानी रिफाइनरी जो कंपनी है, ठीक है ना? ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने 24 नंबर प्रश्न पे, यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना? बोल रहा है निम्नलिखित सागरों में से कौन-सा गाज़ा स्ट्रिप के पास यानी कि गाज़ा स्ट्रिप के पास स्थित है, ठीक है ना? अब ऑप्शन नंबर पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर है भूमध्य सागर पे स्थित है या फिर ऑप्शन नंबर बी है लाल सागर में है या फिर ऑप्शन नंबर सी है काला सागर के पास स्थित है या फिर ऑप्शन नंबर डी है कैस्पियन सागर के पास स्थित है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी जो है इज़राइल और हमास के बीच जो ब हो रही है उसी गाज़ा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो गाज़ा स्ट्रिप के पास जो स्थित है वो कौन-सा है? तो ऑप्शन नंबर है भूमध्य सागर। ये जो भूमध्य सागर है ना, ये गाज़ा स्ट्रिप के पास जो है स्थित है। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए थोड़ा-सा और भी इस चीज़ों को डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, यह जो संकरी पट्टिया है, संकरी मतलब छोटा होता है, ठीक है ना? तो ये छोटा जो तटीय पट्टी के पश्चिमी किनारे पे जो पूर्व में इज़राइल और दक्षिण में मिस्र से घिरा हुआ एरिया है, वहीं पर जो है आपको भूमध्य सागर से के पास स्थित है। कौन-सा? गाज़ा स्ट्रिप। ठीक है ना? संभव में मूवी देख के पूरा आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और आज का चलते हैं आपको अंतिम प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का और इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा और ये जो क्वेश्चन है ये जनगणना से संबंधित है ठीक है ना कब का 2011 का ठीक है। अब देखते हैं देखिए वो रहा है 25 नंबर के राज्यों के जो अधिकतम से न्यूनतम ठीक है ना यानी कि मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए ठीक है ना। अब कब की बातें कर रहा है? तो जनगणना 2011 की बात कर रहा है कि जो सबसे ज़्यादा शिक्षित वाला राज्य है और सबसे कम की तरफ आपको जाना है, ठीक है? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन है केरल, मिज़ोरम, त्रिपुरा, गोवा। ऑप्शन नंबर बी है वही चीज़ें है कि केरल, त्रिपुरा, मिज़ोरम और गोवा और ऑप्शन नंबर सी है केरल, गोवा, त्रिपुरा, मिज़ोरम या फिर ऑप्शन नंबर डी है केरल, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है बेहतरीन ढंग से किया गया है, तो आप खुद बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आपको हाँ, ये हो जाएगा आपको डी, ठीक है ना? यानी केरल हो जाएगा, फिर मिज़ोरम हो जाएगा, उसके बाद से गोवा हो जाएगा, उसके बाद आपको त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि आपको मालूम है, आपको यहाँ पर लिटरेसी रेट भी लगा दिए हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। केरल का है 94%, मिज़ोरम का 91% और गोवा जो है 88% है और जो है त्रिपुरा भी आपको इससे थोड़ा-सा कम है, लेकिन ये चौथे स्थान पे आता है, ठीक है ना? और अभी आपको बता देना चाहते हैं मिज़ोरम भी जो है, अभी अपडेट करके बता देना चाहते हैं, ये भी जो आपको 100% जो है लिटरेसी में हो गया है, ठीक है ना? मिज़ोरम भी हो गया है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिए। लेकिन अब आपको क्वेश्चन के जो ऑप्शन होता है, उसी के हिसाब से कोई भी प्रश्न का हल किया जाता है, ठीक है ना दोस्त? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये रहा हमारा इस वीडियो का टोटल 25 प्रश्न और आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और सच में अगर वीडियो आपको थोड़ा-सा भी हमारी मेहनत पसंद आ रही है और थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लग रहा है, तो दोस्तों ना चैनल को ना आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आप चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो दोस्त प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा और अब एग्ज़ाम को जाकर फोड़ कर आना है, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख़्याल ज़रूर रखिए।